नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2009 बैच के एक ऐसे युवा ऑफिसर हैं जिनकी मैं बात करूं तो कई सारे विशेषण मेरे मन में आते हैं। वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से आते हैं जो भौगोलिक रूप से और प्रकृति की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। छिंदवाड़ा ज़िले के परासिया से उनकी यात्रा शुरू होती है, फिर ये यात्रा भोपाल आती है और यहाँ जो मैनेट एक नामचीन संस्थान है देश का, वहाँ से वो एक इंजीनियर के तौर पर आगे बढ़ते हैं। कुछ जगह वो नौकरी भी करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और अखिल भारतीय सेवा में आने का अपना सपना वो पूरा करते हैं। और 2008 में जब वो भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में अपेयर होते हैं तो 7वीं रैंकिंग लेकर ये बताते हैं कि वो एक बेहद मेधावी और प्रतिभावान न सिर्फ प्रतिभागी रहे हैं बल्कि अपनी भविष्य की संभावनाओं का भी वो रास्ता खोलते हैं। तो मुलाकात करिए तरुण कुमार पिथौड़े साहब से। बहुत स्वागत करता हूं तरुण जी आपका। नमस्कार। और ये भी मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बेहतरीन लेखक हैं वो, न सिर्फ बेहद पढ़ते हैं वो बल्कि उतने ही अच्छे वो लेखक हैं। और आई एम पॉसिबल उनकी इस किताब की चर्चा पूरे देश में हुई है। सर, पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि परासिया में एक युवक, स्कूल जाने वाला एक छात्र किस तरह से सपने देख रहा था, क्योंकि हमने जो जानकारी मेरे पास है कि आपने काफ़ी पहले तय कर लिया था कि आपको कलेक्टर बनना है और उस समय आपका सपना ये था कि मुझे अपने आसपास की सड़कें जो हैं शायद अपने परासिया की बेहतर करनी है, ठीक करनी। तो कैसे, किस तरह, थोड़ी सी अपनी यात्रा, परिवार, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। जब छोटा था तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन एक बार शायद पिताजी ने मुझसे कहा होगा कि कलेक्टर बहुत बड़ा अधिकारी होता है और बहुत कुछ कर पाता है लोगों के लिए, तो कलेक्टर बनना चाहिए तुम्हें। तो वो बात मेरे मन में घर कर गई और फिर मुझे लगा कि कलेक्टर बनना चाहिए। और फिर कई बार ऐसा होता है कि जब आप कुछ सोच लेते हैं तो वो चीज़ आपके लिए बड़ा मार्गदर्शक हो जाती है। मैंने सोच लिया स्कूल में, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि कैसे तैयारी होती है, क्या होता है, क्योंकि परिवार में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो बता पाए कि कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्या होता है। ये ज़रूर सबको मालूम था कि इंजीनियर बनना चाहिए, इंजीनियर बन के जॉब लग जाता है और एक लाइफ सिक्योर हो जाती है, तो उस दिशा में हम लोग चल पड़े। लेकिन जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आया, और इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू में ज़रूर ऐसा होता था, इंट्रोडक्शन होता था और लोग पूछा करते थे, सीनियर पूछते थे, तो मुझसे भी पूछा गया कि तुम क्या करना चाहते हो। तो फिर वही जो दिमाग में था वो निकल गया कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। हाँ। तो जब मुझसे ये पूछा गया कि अच्छा तुम आईएएस बनना चाहते हो, तो एक ब्रांडिंग जैसी हो गई कि अच्छा ये तो इस साइड में जाना चाहता है। अच्छा। और फिर वो ऐसे सीनियर आपसे मिलते हैं जो कि उस दिशा में शायद आगे कदम बढ़ा रहे हों या तैयारी कर रहे हों, तो फिर वो रास्ता और थोड़ा सा आसान हुआ। उन्होंने बताया कि किस तरह से इसका एग्ज़ाम होता है, कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ती है, कैसे तैयारी करनी पड़ती है, और इस प्रकार फिर पता लगा मुझे। लेकिन चूंकि एक एवरेज बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है रिस्क लेना। बिल्कुल। तो उस समय कॉलेज में मैंने जो कंपनीज आई थी उनमें इंटरव्यू दिया। एक बहुत अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हुआ तो मुझे कई लोग ने कहा कि नहीं, तुम्हें जॉब करना चाहिए, फिर जॉब करके देखना तुम क्या करना चाहते हो। तो फिर उसमें कुछ दिन जॉब किया, लेकिन वही मन में एक कसक सी रही कि नहीं, यदि मैं अपने जीवन में कुछ जो एम बनाया उसके लिए कुछ नहीं करता हूँ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके दिल्ली में तैयारी प्रारंभ करी और सबसे पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम दिया, क्योंकि वही फिर एक मन में इनसिक्योरिटी की नहीं हुआ तो क्या होगा, वो डर के कारण इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया, पहले उसमें गया और फिर उसके बाद इस एग्ज़ाम की तैयारी करी। जी, क्या आपको पूरा भरोसा था कि जब आप, क्योंकि तैयारी तो खैर आप एक स्टूडेंट तो शुरू से एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन 7वीं रैंकिंग होगी देश में, क्या ये कहीं विचार था मन में या बहुत सहज रूप से ये घट गया? ये बिल्कुल भी विचार नहीं था। मैं जीवन में कभी फर्स्ट नहीं आया क्लास में। 10th में ज़रूर कुछ अच्छी रैंक आई थी क्लास में, तो पहले लगा कि अच्छा मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर 12th में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ। और उसके बाद जब इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहा था तो मुझे ऐसा लगा नहीं था, मुझे ये मालूम था कि मैं अच्छा कर लूँगा। और लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जब एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट रैंक आ गई ऑल ओवर इंडिया, तो वो मेरे लिए एक बड़ा चमत्कार जैसा था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फर्स्ट आ सकता हूँ। और उसके बाद फिर इस एग्ज़ाम में भी कभी नहीं सोचा था कि 7th रैंक आएगी। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो इनकम टैक्स में, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि रिज़ल्ट आ गया, तुमने देखा? मैंने कहा कि मैंने नहीं देखा। तो बोले जल्दी से देखो। और जब मैं वो रिज़ल्ट देखने, बॉम्बे में था उस समय, रेलवे ज्वाइन कर चुका था मैं,
रिज़ल्ट देखने गया, देखा तो मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, फर्स्ट पेज पे बिल्कुल नाम है, मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उससे पूछा तो बोले नहीं ये ठीक है, वेबसाइट भी ठीक है, तुम जो देख रहे हो वो सही है। तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था जी। जो तैयारी आपने की, फिलॉसफी भी आपका सब्जेक्ट रहा, जनरल स्टडीज़ में भी आपने काफ़ी अच्छा किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था आपने, तो कैसे ये सारे विषय आपके लिए बहुत फेमिलियर नहीं थे, आप कभी इनसे बहुत अच्छी वाकफियत नहीं थे, और फिलॉसफी आपने लिया तो क्या जो व्यक्तित्व में भी मैं देखता हूँ आपके एक विचार है, एक दर्शन है, एक चिंतन है, इसलिए फिलॉसफी आपको पसंद आई? मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी ले लिया था, जो उससे मिलता जुलता था। आपने सही कहा, मुझे थोड़ा सा इंक्लिनेशन था जानने के लिए कि भाई इतने सारे रिलीजन्स हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, क्या है, थोड़ा सा अच्छा लगता था पढ़ना जानना। तो फिर वो उस तरफ मैं मोटिवेट हुआ कि मैं ये वाले सब्जेक्ट ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे सीनियर्स ये भी बताते थे कि इंजीनियरिंग के यदि सब्जेक्ट लोगे तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल लेवल की होगा ही नहीं, क्योंकि नंबर नहीं आते हैं। फिर दूसरे ये सब्जेक्ट लेके तैयारी प्रारंभ करी, उसकी कोचिंग करी दिल्ली में, और फिर उसमें कोशिश किया कि अच्छे नंबर आ सकें। तो उसके लिए बार बार क्वेश्चंस लिखना, आंसर्स लिखना, और कुछ क्वेश्चंस खुद से बनाना, फिर उसके आंसर्स लिखना, और इस तरह से तैयारी की। तो जी, इंटरव्यू एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पक्ष होता है। आपने रिटर्न अच्छा कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में हमने ये भी सुना है कि आप जैसे हैं अगर वैसे वहाँ प्रस्तुत होते हैं अखिल भारतीय सेवा के इंटरव्यू में, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप बहुत टेंट्रम्स लेकर जाएं या बहुत एग्जिबिशनिस्ट एटीट्यूड के साथ जाएं कि मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये करके दिखा दूंगा। वो कि किस तरह का एक माहौल होता है और किस तरह से वो बोर्ड आपसे इंटरेक्ट करता है? वो बहुत ही वो जो कुछ पल होते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि 20 से 30 मिनट मौका मिलता है इंटरव्यू में, और ये बात तय रहती है कि वहाँ आपको 5 या 6 लोग ग्रिल कर रहे होते हैं। तो 6 लोगों के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते ज़्यादा देर तक। यदि आपने कोशिश भी की तो शायद 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट वो जान जाएंगे कि आप क्या हैं, आपके अंदर क्या चीज़ है। रिटन एग्जाम में तो वैसे आपका नॉलेज टेस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी कई बार वो उन चीज़ों से पूछते हैं, तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसका एटीट्यूड कैसा है, इस व्यक्ति का, ये कैसा अपने आप को बताता है, इसके नॉलेज जितना है उसको कैसे ये एक्सप्लेन करता है। तो वो सारी चीज़ें जानते हैं, मेनली एटीट्यूड देखते हैं कि क्या ये सच्चाई से बात करता है, क्या इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्या ये सारी चीज़ों को समझता है, जानने की शक्ति रखता है। तो इंटरव्यू बहुत ही बेहतरीन होता है। मुझे लगता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू जो है वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज़ होता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वो इतने सक्षम लोग होते हैं, इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं कि उनके सामने आप झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। जी। तो काफ़ी कोई अनुभव इंटरव्यू का आपको लगता हो, कोई ऐसा सवाल जिस पर जूरी जो वहाँ बैठी थी जो थे वो भी बड़े इम्प्रेस हुए, या आपको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया, ऐसा कोई क्षण वहाँ घटा? मुझे वैसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने हॉबीज़ पे पूछा तो उन्होंने पूछा कि आपकी क्या क्या हॉबीज़ है, तो मैंने बताया कि म्यूज़िक सुनना, पढ़ना। अब वो उनमें से एक जो मेंबर थे उनको पढ़ने पे बड़ा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने पूछा कौन सी बुक पढ़ी लास्ट। तो एक बहुत एकदम से ऐसा सवाल मेरे सामने आया, और लकीली मैं उस समय बुक पढ़ ही रहा था, फिनिश ही किया था। बेनज़ीर भुट्टो की ऑटोबायोग्राफी थी, बायोग्राफी थी। तो उसको मैंने बताया कि मैंने ये बुक अभी पढ़ी है, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा। उसके बारे में पूछा, मुझे बहुत कुछ जानकारी थी तो मैं बता पाया, तो वो बहुत खुश हो गया उस बात को सुन के कि वास्तव में इसने पढ़ी है और बहुत डीपली पढ़ी है। कुछ ऐसे सवाल पूछे जो डायरेक्ट बुक से नहीं आते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड थे, तो उसको जान के उनको बहुत अच्छा लगा। आपकी थॉट प्रोसेस को भी उन्होंने देखने की कोशिश की कि सिर्फ पढ़ते हैं या उस पर विचार भी करते हैं, आगे सोचते भी हैं। जी, कमाल, वाह। आपके व्यक्तित्व में तरुण जी एक बड़ा ठहराव है, ये चीज़ें परिवार से भी मिलती हैं, और कई बार आपका निर्माण जिन चीज़ों से होता है, जैसे मैं आपको उन ऑफिसर्स में देखता हूँ जो अपने पीछे कोई बहुत एक अधिकारी तत्व का ग्लैमर लेकर नहीं चलते, बहुत सहज रहते हैं, सहज तरीके से चलते हैं, और ऐसे अधिकारियों की संख्या मैं देख रहा हूँ यंग ऑफिसर्स में निरंतर बढ़ रही है। पुरानी पीढ़ी में भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, लेकिन ये ठहराव क्या परिवार से मिला या फिर आपने अपने अनुभव से इसका विकास अपने व्यक्तित्व में किया? ये दोनों चीज़ कही जा सकती है कि परिवार बहुत साधारण परिवार, और कोई उनमें ऐसा ग्लैमर के प्रति या किसी के प्रति कोई बहुत महत्वाकांक्षा नहीं देखी कभी भी। और साथ में जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और मित्र होते हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिला कि कैसे हमको कंडक्ट करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और आज हम यदि हैं इस देश में ही हम जॉब कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमारे लोग हैं, उनके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, मिल के काम कर सकते हैं। कुछ जो मित्र थे ट्रेनिंग के समय,
उनको भी देखा, उनका ये पहलू कि वास्तव में हम पब्लिक के लिए हैं, तो उनकी तरफ से हम सोचते हुए चलें। तो उसके कारण और ज़्यादा मौका मिला, और कुछ सीनियर ऑफिसर्स जिनको देख के लगा कि हाँ, लोग इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, लोग इनकी बात समझते हैं, जानते हैं, तो उस बात से भी बहुत शिक्षा मिली आपको। जब आपने सेवा में कदम रखा तो किस तरह की एक अनुभूति थी, क्योंकि उसके पहले आप इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई कर चुके थे, कुछ दिन आपने जॉब भी किया, उसके पहले आप एक नामचीन कंपनी में थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर आपने काम किया। तो ये अनुभव देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा का, जब आपने ऑफिस जो पहले ही आपकी पदस्थापना थी वहाँ आप पहुँचे, किस तरह की वो एक फीलिंग थी, और लगा कि वो जो ड्रीम था वो पूरी ताकत से हो गया है? बिल्कुल, आपका कहना सही है। उस दिन मुझे ऐसे ही लगा था कि वास्तव में कई बार मैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति 100% कॉन्फिडेंट नहीं रहता, हम लोग बहुत प्रयास करते थे, लगता था हो जाएगा, लेकिन 100% श्योर होना कि हो ही जाएगा और मैं उसी के लिए बना हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमेशा एक मन में डर रहता था, लेकिन जब वो हो गया तो लगा कि नहीं, ऐसा होता है कि लोग कुछ सोचते हैं, कुछ सपने देखते हैं और वो पूरे हो सकते हैं। तो बहुत खुशी हुई थी जिस दिन हम लोग मसूरी ज्वाइन करने गए थे, तो वो बहुत ऐतिहासिक पल था मेरे जीवन का। वहाँ पहुँच के ऐसा लगा जैसे शिखर पे हम लोग एवरेस्ट के पहुँचे हैं, तो वो पल बहुत यूनिक रहता है। आपका एक फ़ोटो भी मुझे याद आता है जिसमें आप बाइक पर बैठ के बिल्कुल सहज रूप से चले जा रहे थे। अब बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसा करने वाले ऑफिसर्स की संख्या काफ़ी है भी। और लेकिन ये अनुभव करते क्योंकि किस तरह का, कभी बहुत सहज रूप से अपने क्षेत्र में, क्योंकि आपका क्षेत्र काफ़ी फैला हुआ है, सीहोर ज़िला, और कई बार इस तरह की, तो क्या मतलब बिल्कुल इस तरह का कोई दिमाग में चीज़ नहीं रहती, बड़ी आसानी, वो उसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी। वो बहुत एक ऐसा घटना कहूँगा मैं उसे। उस दिन हम लोग, हमारा मैच था और उस बीच खबर मिली कि बारिश तेज़ हो रही है, तो मैं जल्दी से भागा। फिर जब घर लौटा, यहाँ पे आया, तो मुझे फिर और सूचना ऐसी मिली कि काफ़ी बारिश हो गई और थोड़ा सा निराशा का माहौल किसानों में हो रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं चले चलता हूँ, भले ही शाम हो जाए, जैसा भी हो। मैं पहुँच गया एक गाँव में। गाँव में पहुँच के मैं गाड़ी में ही था, बाइक से नहीं गया था मैं। वहाँ जब पहुँचा तो मैं खेत पे गया, खेत पे देख रहा था, तो कुछ किसान मुझे मिल गए। बिल्कुल वहाँ पे कोई मेरे साथ नहीं गया था, कोई व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसे बहुत हम लोग कुछ कर नहीं रहे थे वहाँ पे, बस देख रहे थे बहुत नॉर्मल तरीके से, मतलब कोई ऑब्जर्व करने वाला ऐसा नहीं था। और गांव था, वो ट्राइबल गांव थे वहाँ के लगे हुए अंदर इंटीरियर के। तो फिर एक किसान आया, एक तिराहे पे हम लोग पहुँचे। वहाँ पे वो किसान आया, बोले कि साहब रुक जाइए। फिर और कुछ लोग इकट्ठा हो गए, बोले रुक जाइए साहब, और खेत देख लीजिए आप। तो मैंने कहा देख लेते हैं। तो उसने कहा कि साहब वो मेरा खेत यहाँ से थोड़ा सा दूर है, आप चलिए देख लीजिए। तो मैंने कहा चलते हैं। कैसे, इससे गाड़ी से जा पाएंगे क्या? बोले साहब चले जाएंगे, लेकिन चले चलिए, मेरे साथ चले चलिए। बहुत ही सहज, मतलब बिल्कुल सहज, बहुत ही नॉर्मल ऐसा हुआ कि उसने बोला कि ठीक है साहब चले चलिए। उस समय ना तो हमारे कोई पीआरओ, ना हमारे कोई साथ में कोई ऐसा वो नहीं था। तो किसी एक व्यक्ति ने, मैं भी नहीं जानता कौन था, क्योंकि वो फोटो भी बड़ा ऐसा डिम सा था, उसने फोटो खींच लिया या वीडियो बनाया। और फिर वो फोटो मुझे शाम को, देर रात को किसी ने बताया कि साहब ये फोटो वायरल हो रहा है। तो मुझे बहुत डर लगा। मुझे डर ही इस बात का लगा कि ये फोटो में सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि हेलमेट कहाँ है। तो मैंने कहा यार ये नहीं बोले सर ऐसा कुछ नहीं, बोले आप मत सोचिए, लेकिन ये फोटो हमारे पास आया है और आप गए थे, हमको पता लगा है। तो वहीं नसरुल्लागंज के पास एक रेस्ट हाउस है, वहाँ हम लोग बैठे थे, वहाँ के लोकल कुछ और लोग आए हुए थे, तो उनसे चर्चा हो रही थी। तब किसी ने मुझे दिखाया। मैंने कहा भैया इसको आप किसी और को मत दो, नहीं तो सबसे पहला सवाल ये होगा। फिर वो सुबह तक के वो काफ़ी वायरल हुआ और लोगों का मुझे काफ़ी फीडबैक आया। तो मुझे फिर मैंने किसी से कहा कि मत करिए, तो बोले नहीं साहब, इससे एक फ़ायदा ये है कि किसानों का जो एकदम से, कई बार ऐसा होता है कि कुछ किसान बहुत नेगेटिव फील करते हैं, तो शायद वो भावना को हम लोग वो कर सकें। तो मुझे लगा कि ठीक है, और वो उस तरह से वो घटना हुई। बिल्कुल ठीक है। वो किसानों के लिए बड़ा मोरल बूस्टिंग रहा कि एक अधिकारी, ज़िले का मुखिया इतना सहज है कि वो उनके साथ बैठ के मुआयना करने के लिए उनके खेत के नुकसान का उनके साथ जा सकता है। जीवन का एक और बड़ा अहम पड़ाव होता है तरुण जी, वो होता है जब आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं। तो जो आपकी जीवन संगिनी हैं, वो थोड़ा सा हम उनके बारे में जानना चाहेंगे जी, कि ये लव मैरिज रही या अरेंज मैरिज? नहीं, ये अरेंज मैरिज है। हाँ। और वो भी इंजीनियर हैं और साथ में ही हम लोग यहाँ रहते हैं, हाउस वाइफ हैं। जब मौका मिलता है तो वो जॉब भी करती हैं, क्योंकि इंजीनियर हैं, तो किसी कॉलेज में पढ़ाने का या जैसा भी मौका मिले तो वो ट्राई करती हैं, ताकि उनका भी टाइम अच्छे से निकले। और साथ में 2 बच्चे हैं हमारे, एक बालक है 8 साल का और बालिका है 4 साल की, वो दोनों स्कूल जाते हैं।
आपकी बहुत व्यस्तता रहती है, जाहिर तौर पर हाउस मैनेजर की भूमिका ऐसे में बहुत अहम होती है। तो क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई लोग जीवन में ये तालमेल नहीं बिठा पाते हैं और बहुत परेशान होते हैं। मैं खुद देखता हूँ कि कई जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनको मैं देखता हूँ कि इसको लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि लाइफ में बड़ी व्यस्तता है। आपके व्यक्तित्व में बहुत ठहराव है। जाहिर तौर पर अरेंज मैरिज में वैसे भी मैं देखता हूँ कि क्योंकि परिवार भी इन्वॉल्व होते हैं तो और चीज़ें कई बार बहुत अच्छी भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि लव मैरिज में नहीं होती है, दोनों में वो चीज़ है। लेकिन वो किस तरह से घर को हैंडल करती हैं और किस तरह से आपको एक ताकत उनसे मिलती है इस पर, और ये कितना ज़रूरी है जीवन के लिए, इस पर आपकी एक राय ज़रूर चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा जीवन साथी हो वो समझे कि हमारा कार्य क्या है और उसके अनुरूप वो सारी चीज़ों को ढलते हुए हमें भी ढालते हुए वो आगे बढ़ता रहे। कई बार ऐसा होता है कि कई बार रात को उठ के जाना पड़ता है, कई बार सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, कई बार ऐसे पल होते हैं कि आप उन्हें टाइम नहीं दे पाते हैं। लोग एक्सपेक्ट करते हैं, घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऐसे समय में उसको समझना, उन स्थितियों को जानना और ऐसे समय में सपोर्ट करना। और ख़ासतौर से बच्चों को बहुत अच्छे से नहीं देख पाते हैं, तो बच्चों के बारे में ठीक से देखना, उनका ख्याल रखना। आजकल सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते हैं, तो उस पार्ट को अच्छे से हैंडल कर लेना, सोशल पार्ट को अच्छे से हैंडल कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिश्तेदारियों में शादियां होती हैं या कोई गमी होती है और आप नहीं जा पाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप एक इंसान हैं कि क्या हैं कि कई बार आप नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में वो लोग इस पार्ट को अदा करते हैं, तो वो बहुत सपोर्ट मिलता है उस चीज़ से, बहुत सपोर्ट रहता है। और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह से दोनों जो इस रिश्ते के पक्ष हैं, पति और पत्नी, वो किस तरह से अपने ईगो को, एक्सपेक्टेशंस को एक लेवल पे छोड़ें और किस तरह से एक दूसरे के मित्र, और ऐसे मित्र जिसको कहा जाता है कि निस्वार्थ एक भाव से सामने आए। क्या आपकी तरफ से सजेशंस हैं इसके लिए? इसके लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि दोनों एक दूसरे को समझें और समय दें। रिलेशन को ढलने में थोड़ा सा समय लगता है, खासतौर से अरेंज मैरिज में आप एकदम से किसी को नहीं पहचान पाते। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फ्रिक्शंस डेवलप हो जाते हैं कि वो भी छोटी छोटी सी चीज़ों को लेके, तो वहाँ थोड़ी सी समझ रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को भी ये बताने की ज़रूरत है कि बच्चों को पेशेंस रखना सिखाएं। थोड़ा सा समय लगता है, धीरे धीरे मैंने देखा कि पहले कितने भी लोगों के झगड़े हुए हों, लेकिन बाद में जब उनसे 20-30 साल बाद मिलते हैं तो वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए हमेशा रहते हैं, लगते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे समाज में हम लोग देखते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। बस बच्चों को पेशेंस सिखाने की थोड़ी सी आवश्यकता है, एक दूसरों को समझने की टेक्निक सिखाने की आवश्यकता है। और ईगो, जैसे आपने कहा, ईगो को बिल्कुल बाजू में रख के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि खुशी बाकी चीज़ों से भी मिलती है। और जब आप कुछ सबके लिए करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे पब्लिक सर्विसेज, खास तौर से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि आपको पब्लिक में ज़्यादा समय बिताना पड़ता है, देना पड़ता है, तो उस चीज़ की समझ बहुत बेहतरीन बात आपने कही है। और ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि समय दीजिए रिश्तों को। कोई भी रिश्ता हो, माता पिता के साथ हो, पत्नी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, समय दीजिए और कन्फ्रंटेशनिस्ट, टकराववादी नज़रिया छोड़िए। एक लेखक आपके भीतर बड़ा ज़बरदस्त है तरुण जी, और आपकी पुस्तक मैंने जो देखी, आई एम पॉसिबल, मतलब इसकी पूरे देश में चर्चा हुई है और बड़े अच्छे रिव्यूज़ सामने आए हैं। और यही वजह है कि हिंदी में भी ये किताब अनुदित हुई और हिंदी में भी अच्छा इसको बहुत रिस्पांस मिला। 2 किताबें आपकी आ चुकी हैं। एक मोटिवेशनल पर्सनैलिटी भी आपके भीतर है आप, क्योंकि आपकी ये जो किताब है आई एम पॉसिबल, ये एक ऐसे युवक की, एक ऐसे लड़के की कहानी है जो छोटे कस्बे से निकलकर तमाम प्रतिकूलताओं से जूझकर आगे सफलता के रास्ते पर आता है। तो कमोबेश क्या ये आप ही की एक बायोग्राफिकल ग्लिम्सेस है? क्या ये आप ही के जीवन से निकली हुई एक कहानी है, एक झलक दिखाती है हमको? ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह से इसमें मैं हूँ, लेकिन शुरुआती कुछ उसमें ज़रूर जो स्ट्रगल हम लोगों ने किया, जो स्ट्रगल एग्ज़ाम को पास करने के लिए किया, नौकरी में आने के लिए किया, वो स्ट्रगल उसमें ज़रूर रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन ये कहानी बहुत सारे लोगों की कहानी है। कई बार आप अपने मित्रों को देखते हैं, कई बार समाज में देखते हैं, और कई बार आप दूसरे लोगों को भी देखते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है उनके जीवन में, क्या हो रहा है। तो वो सारे चीज़ों का एक मिश्रण सा था, लेकिन जो उसकी थीम है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए, वो थीम मेरे अंदर है, तो वो थीम मैंने उसमें डालने का पूरा प्रयास किया था। उसके कारण वो बुक आ पाई थी और बहुत चर्चा में है ये किताब। और मैं ज़रूर व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए। अगर आपके बच्चे हैं और बच्चे भी जो अब यंग एज में प्रवेश करने वाले हैं,
तो 13, 14, 15 वर्ष के जो लड़के और लड़कियां हैं, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि दिस इज़ द राइट बुक जो आपको एक, क्योंकि उनका अपना अनुभव है तरुण जी का और बेहतरीन किताब है ये, तो ज़रूर। दूसरी किताब जो सफलता के प्रतिमानों के ऊपर आपकी पुस्तक है, ये क्या इस किताब का ही थोड़ा सा एक और आगे का वर्जन आपने तय किया, और क्या किस तरह से आपने बताया है कि सफलता, क्योंकि ये बड़ा तिलस्म है सफलता, हर आदमी चाहता है कि एक फार्मूला मिले उसको सफलता का, कुछ ढूंढ पाते हैं, कुछ उसके आसपास ही घूम कर या नज़दीक पहुंचकर भटक जाते हैं, तो है क्या सफलता, व्हाट इज सक्सेस? आपने सक्सेस के बारे में पूछा है। मेरी पहली किताब में मैंने बहुत ही, अब चूंकि एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं रहा, तो मैथमेटिकल इक्वेशंस और ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो रहता था, तो मैंने उसको मैथमेटिकल इक्वेशन से भी समझा है कि सक्सेस जो है आपका हार्डवर्क और आप के जो इंटेलिजेंस है उसका एक मिश्रण है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, कि आपका एटीट्यूड कैसा है और आपका एप्टीट्यूड कैसा है। वैसे ही हम ये कहें कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितनी काबिलियत रखते हैं, और जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो सफलता जल्दी मिलती है। मैंने उसमें फिर ये भी बताया कि जो कमज़ोर लोग हैं, जो शायद बहुत अच्छा एकेडमिकली नहीं कर पाए, तो उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि हमारा एप्टीट्यूड कम है तो हम एटीट्यूड ऐसा रखें कि हम बहुत मेहनत कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 2 घंटे मेहनत करके अच्छा हासिल कर सकता है और आप उससे 4 गुना कम है इंटेलिजेंस में, तो आप 4 गुना मेहनत करिए, तो भी आप वही हासिल कर सकते हैं। और फिर जो दूसरी किताब आई, उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी लाइफ के बारे में, जैसे आपने भी कहा कि मेरा इंटरेस्ट फिलॉसफी में और साइकोलॉजी में रहा, तो उन सब का मिश्रण, बाकी सारी जो चीज़ें पढ़ी, उससे जो समझा मैंने लाइफ को कि लाइफ क्या है, तो मैंने एक मॉडल उसमें दिया है जो मेरे खुद की अंडरस्टैंडिंग का मॉडल है कि आखिर लाइफ क्या है और कैसे हम जैसा भी बर्ताव करते हैं, जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, वो किन चीज़ों के कारण होता है। तो मैंने जब बहुत सूक्ष्मता से देखा सारी चीज़ों को, तो मुझे समझ में आया कि ये 3 ही फैक्टर हैं, और इन 3 फैक्टर से दुनिया में सब कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर्वाइवल, जो कि बहुत पहले से बोला जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और बहुत सारी चीज़ें थ्योरीज बताई जाती हैं। उसके अलावा हमारा हैप्पीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हमारी इंटेलिजेंस। इन 3 के अलावा आप देखेंगे कि इन 3 के अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिससे आपको एक्सप्लेनेशन मिले। इनफैक्ट उसमें सभी चीज़ों को, सिक्योरिटी को, गिल्ट को, हम कुछ बनना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, उसको, हमारे ह्यूमन रिलेशंस को, हम लोग कई बार सोशल दिखना चाहते हैं, कई बार हम बहुत ऐसे दिखना चाहते हैं कि हम जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं, सेल्फिशनेस, तो जस्टिस क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें उस मॉडल से एक्सप्लेन करी है। तो वही मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद मुझे बड़ा रिलीफ मिला था, क्योंकि मैं हर चीज़ को समझ पाता था, और अभी भी समझ पाता हूँ कि आखिर ये चीज़ क्यों हो रही है। और आप वो समझ पाते हैं, आपके पास एक मॉडल है, तो फिर आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। फिर अब ये नहीं लगता कि कई बार ऐसा ऑड बिहेवियर आपको दिखेगा कि ये क्यों हुआ एकदम से समाज में, आप उसको ढूंढते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन, और उसको करेक्टिव मेजर्स भी फिर लिए जा सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत ही अपराइट ऑफिसर आप माने जाते हैं, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था में चैलेंजेस हैं, ख़ासतौर से वो चैलेंजेस की सरकार की बेहतरीन योजनाएं और उसकी बेहतरीन मंशा को आप ठीक तरीके से ज़मीन पर उतारें अपने मैदानी अमले के साथ? तो सरकार की मंशा अच्छी है, कलेक्टर की मंशा अच्छी है, उसके और सीनियर ऑफिसर्स की मंशा अच्छी है, लेकिन ग्राउंड स्टाफ कई बार जो है वो कुछ गड़बड़ियाँ वहाँ होती हैं, मुश्किलें होती हैं और आम आदमी परेशान होता है। किस तरह के अनुभव आपके यहाँ रहे? ये बात सही है कि कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो हम में से ही, हम सब ऐसा कह सकते हैं, मैं किसी को ये नहीं कहता कि कोई अलग है, हम सारे शासकीय सेवक जो हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ों को शायद हम उतने सीरियसली नहीं ले पाते, समझ नहीं पाते, उतने सेंसिटिवली नहीं देख पाते, और इसलिए इस तरह के वाक़या होते हैं कि कोई व्यक्ति आया, ऑफिस में आया, उसका काम हो जाना चाहिए था शायद, लेकिन काम नहीं हो पाया और बेचारा निराश होकर वापस लौटा। ऐसे में जबकि कई ऐसे एप्लीकेशंस आपके पास आते हैं, तो उनकी अच्छे से मॉनिटरिंग होना चाहिए, उनके मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। मैंने अपने ही एक वरिष्ठ अधिकारी से सीखा कि कैसे वो एक जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक करते हैं। अब तो बहुत अच्छी चीज़ें हो गई, CM हेल्पलाइन है, तो उससे आप सारी चीज़ें ट्रैक रहती हैं, ऑनलाइन रहती हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कैसे आप अपने अधिकारियों को और संवेदनशील बनाएं, कैसे आप उनको और रिस्पॉन्सिव बनाएं कि जब उनके पास कोई एप्लीकेशन आए तो उसको ठीक से देखें, ठीक से करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बजाय हम ये कहें कि साहब ये परफॉर्म नहीं करते हैं, तो हम उसका कारण ढूंढ के उनको अच्छी ट्रेनिंग दें,
उनके ट्रेनिंग में इस बात का भी समायोजन रखें कि उनका कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, उनको कैसे लोगों से बात करना चाहिए। इस चीज़ की ट्रेनिंग में थोड़ी सी कमी रही शुरुआत में, अब लेकिन मुझे लगता है वो ट्रेनिंग काफ़ी होने लगी है, अधिकारियों की भी ट्रेनिंग होने लगी है, उन्हें एक्सपोजर दिया जाता है। जैसे कई बार हमारे मन में सवाल होता है कि आखिर हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं और क्यों नहीं होता, तो हम लोग को भी बाहर ट्रेन किया गया। तो हमने देखा कि नहीं, दूसरे देश हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उससे प्रेरणा मिलती, दूसरे राज्य कैसे कर रहे हैं। वैसे ही हमारे अधिकारियों को भी थोड़ा एक्सपोजर मिलना चाहिए, चाहे वो ग्राउंड लेवल का शासकीय सेवक हो, तो उसको भी कि भाई कैसा आचरण रखना है, लोगों से कैसे बात करनी है और कैसा आपको परफॉर्म करना है, उसकी एफिशिएंसी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और जो ग्रे एरियाज़ हैं उनको दूर करने के लिए कैसे आईटी का उपयोग करके, कैसे बेहतर मॉनिटरिंग करके कि हम ये इंश्योर कर सकें कि उस व्यक्ति को तकलीफ ना हो। जैसे लोक सेवक गारंटी अधिनियम है, उसमें यदि उसने एप्लीकेशन दिया तो उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, समय सीमा में उसको उसका निराकरण होगा। ऐसे और कैसे कैसे चीज़ें हम अपने ऑफिसेज में ला सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे कि और उसे बेहतर किया जा सके। और प्रशासन में बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि ईगोज़ कई बार बहुत टकराते हैं। ये ज़रूर देखने में आता है कि कहीं ना कहीं वो जंग बाकी चीज़ों की छोड़ के ईगो की रह जाती है कि कोई अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति समझता है, वो किसी भी उससे हो सकता है, लेकिन वो वहाँ पे टकराहट होती है। यदि वो ना रहे, हम थोड़ा सा वही फिर से समय लेके उस चीज़ को सोचें, समझें, तो शायद मौका मिलता है कि सामने वाला क्या चाहता है, हम क्या करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात है विनम्रता। यदि कोई चीज़ नहीं हो सकती तो आप विनम्रता से कहें। यही हमारे सीनियर्स ने भी हमें सिखाया कि आप बहुत ही पोलाइटली कहें कि साहब ये चीज़ संभव नहीं है, और उसके बाद जो भी परिणाम हो तो उसमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि उन परिणामों को उससे जोड़ा जाए, देखा जाए। आप अपना बेहतर से बेहतर करते रहिए, करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी तीसरी किताब पर काम चल रहा है, कब तक ये किताब पाठकों के हाथ में होगी? मुझे पूरा उम्मीद है कि दिसंबर या जनवरी तक डेफिनेटली ये लोगों के हाथों में होगी। मेरा प्रयास है कि उससे बहुत पहले आ जाए, लेकिन ये भी आप अंग्रेजी में ही लिख रहे हैं पहले? नहीं, ये हिंदी में। मातृभाषा, मुझे बहुत महसूस हुआ कि मातृभाषा से अच्छी कोई भाषा नहीं है। आप अपने आप को सबसे अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी मातृभाषा में। और हिंदी के ज़्यादा पाठक हैं, वो ये मुझे अब और पता लगा कि हिंदी पढ़ने वाले बहुत सारे लोग आज भी हैं, तो इसलिए मेरा मन किया कि मैं हिंदी में लिखूँ इसे। क्या बात है। तो और मुझे लगता है बहुत सारी पुस्तकें और ढेर सारी प्रशासनिक क्षमता जो आपके भीतर है, उसको हम आने वाले वर्षों में देखेंगे। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं तरुण जी, क्योंकि एक बेहतरीन ऑफिसर तो आप हैं ही, और हमारी मध्य प्रदेश की बहुत अपेक्षा है आपसे कि 2009 बैच का ये काबिल ऑफिसर आगे अपनी बेहतरीन क्षमताओं के साथ और एक बेहतरीन लेखक के तौर पर भी सामने आए। बहुत धन्यवाद। ये थे तरुण कुमार पिथौड़े साहब। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।